रतनपुर कलचुरी वंश के शासकों में अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं तखत सिंह, राज सिंह तथा सिरदार सिंह। ढंग जेगा, तखत सिंह, राज सिंह तथा सिरदार सिंह। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं तखत सिंह, राज सिंह तथा सिरदार सिंह। यह आपका है रतनपुर, और रतनपुर के अगले शासक बनते हैं तखत सिंह। ढंग जेगा, रतनपुर के अगले शासक हुए हैं तखत सिंह। तखत सिंह का शासनकाल रहा है 1685 से लेकर 1689 तक, 1689 तक। रतनपुर के अगले कलचुरी वंश के शासक बनते हैं तखत सिंह। तखत सिंह का शासनकाल रहा है 1685 से लेकर 1689 तक। तखत सिंह के लिए खास बात यह है कि ये मुगल सम्राट औरंगजेब के समकालीन रहे हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब के समकालीन रहे हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब के समकालीन रहे हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब का भारतवर्ष में शासन रहा है 1658 से लेकर 1707 तक। तखत सिंह ने नगर स्थापत्य किया है, एक नगर की स्थापना किया है। तखत सिंह के द्वारा नगर जिसकी स्थापत्य किया गया है वह है तखतपुर। तखतपुर जो आज एक तहसील है बिलासपुर के अंतर्गत, यह है तखतपुर। तखतपुर बिलासपुर के अंतर्गत वर्तमान में एक तहसील है। इस शहर की स्थापना किया है तखत सिंह ने। तखत सिंह के द्वारा तखतपुर शहर की स्थापना की गई। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं राज सिंह। अगला है रतनपुर के अगले शासक बनेंगे, रतनपुर कलचुरी वंश के अगले शासक राज सिंह। ध्यान दीजिएगा, अगले शासक है राज सिंह। राज सिंह का शासन काल रहा है 1689 से लेकर 1712 तक, 1689 से लेकर 1712 तक। राज सिंह के द्वारा रतनपुर के पास में एक शहर की स्थापना किया गया, राजपुर। इस शहर का नाम है राजपुर। इस शहर का नाम है राजपुर या जूना शहर। राजपुर या जूना शहर। ध्यान दीजिएगा, रतनपुर के पास राज सिंह के द्वारा राजपुर या जूना शहर की स्थापना की गई। राज सिंह का शासनकाल रहा है 1689 से लेकर 1712 तक। राज सिंह भी रहे हैं, राज सिंह के समकालीन शासक रहे हैं औरंगजेब। मुगल सम्राट औरंगजेब भी राज सिंह के समकालीन शासक रहे हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब राज सिंह के समकालीन शासक रहे हैं। औरंगजेब का शासन काल था 1658 से लेकर 1707 तक। ढंग जेगा, राज सिंह के दरबारी कवि थे। राज सिंह के दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र। राज सिंह के दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र ने 1689 में एक पुस्तक लिखा। गोपाल मिश्र ने 1689 में इनके द्वारा इनकी रचना है, इनके द्वारा रचित एक पुस्तक है खूब तमाशा। ध्यान दीजिएगा, राज सिंह के दरबारी कवि हुए हैं गोपाल मिश्र ने 1689 में एक पुस्तक लिखा खूब तमाशा।
एक पुस्तक लिखा खूब तमाशा। खूब तमाशा में इस बात का उल्लेख है, खूब तमाशा में औरंगजेब का भी उल्लेख मिलता है। खूब तमाशा नामक पुस्तक में गोपाल मिश्र ने औरंगजेब की आलोचना किया है। इसमें औरंगजेब की आलोचना का उल्लेख मिलता है, औरंगजेब की आलोचना का उल्लेख मिलता है। चूंकि राज सिंह निसंतान थे, तो इसमें खूब तमाशा में लिखा गया है कि राज सिंह ने नियोग विधि के द्वारा संतान की प्राप्ति की थी। हालांकि राज सिंह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से निसंतान थे। ध्यान दीजिएगा, खूब तमाशा में इस बात का उल्लेख मिलता है, खूब तमाशा में इस बात का उल्लेख मिलता है कि राज सिंह निसंतान थे, राज सिंह निसंतान थे। राज सिंह ने नियोग विधि से संतान की प्राप्ति की, इस बात का उल्लेख मिलता है खूब तमाशा में। राज सिंह ने अपना उत्तराधिकारी मोहन सिंह को बनाया था, मोहन सिंह को बनाया था, परंतु राज सिंह की मृत्यु के समय मोहन सिंह शिकार पर गए हुए थे, मोहन सिंह शिकार पर गए हुए थे। अंततः राज सिंह ने अपनी मृत्यु के दौरान अपने चाचा सिरदार सिंह को शासक घोषित किया, अपने चाचा सिरदार सिंह को शासक घोषित किया, ध्यान दीजिएगा, शासक घोषित किया। तो इस प्रकार से राज सिंह के बाद अगले शासक बनते हैं सिरदार सिंह। ध्यान दीजिएगा, राज सिंह का शासन काल रहा है 1689 से लेकर 1712 तक। राज सिंह के समकालीन भारतवर्ष में शासक रहे हैं मुगल सम्राट औरंगजेब। राज सिंह के दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र ने 1689 में एक पुस्तक लिखा खूब तमाशा, जिसमें उन्होंने औरंगजेब की खूब आलोचना की तथा साथ ही साथ बताया कि राज सिंह निसंतान थे। राज सिंह ने नियोग विधि से संतान की प्राप्ति की थी। इसके बाद की बात यह है कि राज सिंह ने अपना उत्तराधिकारी मोहन सिंह को, ध्यान दीजिएगा, राज सिंह ने अपना उत्तराधिकारी मोहन सिंह को राज सिंह ने अपना उत्तराधिकारी मोहन सिंह को बनाया था। तो इस बात की हमें जानकारी प्राप्त होती है खूब तमाशा में। यह है खूब तमाशा में वर्णित बातें। खूब तमाशा में गोपाल मिश्र द्वारा रचित खूब तमाशा में इस बात का उल्लेख है कि औरंगजेब की गोपाल मिश्र ने आलोचना की तथा साथ ही साथ बताया कि राज सिंह निसंतान थे। राज सिंह ने नियोग विधि से संतान की प्राप्ति की। राज सिंह के बारे में अगली बातें यह है कि राज सिंह ने अपना उत्तराधिकारी मोहन सिंह को बनाया था,
परंतु राज सिंह की मृत्यु के दौरान मोहन सिंह शिकार पर गए हुए थे, इसलिए राज सिंह ने तत्काल अपना उत्तराधिकारी अपने चाचा सिरदार सिंह को बनाया। इसीलिए राज सिंह की मृत्यु के बाद अगले शासक बनते हैं सिरदार सिंह। तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिरदार सिंह। यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि राज सिंह का दरबारी कवि गोपाल मिश्र था और गोपाल मिश्र द्वारा रचित पुस्तक है खूब तमाशा। खूब तमाशा में औरंगजेब की आलोचना की गई है। खूब तमाशा नामक पुस्तक में औरंगजेब की आलोचना की गई है। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिरदार सिंह। राज सिंह ने रतनपुर के पास एक शहर बसाया था, राजपुर या जूना शहर। ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस कर रहे हैं सिरदार सिंह। सिरदार सिंह का शासनकाल रहा है 1712 से लेकर 1732 तक। सिरदार सिंह जो कि है राज सिंह के चाचा और ये बनते हैं शासक, लेकिन दुर्भाग्यवश सिरदार सिंह भी निसंतान होते हैं। इसलिए सिरदार सिंह अपना उत्तराधिकारी रघुनाथ सिंह को घोषित करते हैं। सिरदार सिंह है राज सिंह के चाचा, राज सिंह के चाचा। सिरदार सिंह निसंतान थे, इसलिए इन्होंने अपना उत्तराधिकारी रघुनाथ सिंह को घोषित किया। इसीलिए अगले शासक बनते हैं रघुनाथ सिंह। इसीलिए सिरदार सिंह के बाद अगले कलचुरी वंश के शासक बनते हैं रघुनाथ। रतनपुर कलचुरी वंश में सिरदार सिंह के बाद अगले शासक होते हैं रघुनाथ सिंह। सिरदार सिंह निसंतान थे, इसीलिए इन्होंने अपना उत्तराधिकारी रघुनाथ सिंह को घोषित किया था। तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं रघुनाथ सिंह। ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं रघुनाथ सिंह। अगला है रघुनाथ सिंह। रतनपुर कलचुरी वंश के अगले शासक है रघुनाथ सिंह। ध्यान दीजिएगा। रघुनाथ सिंह का शासनकाल रहा है 1732 से लेकर स्वतंत्र शासक के रूप में 1741 तक स्वतंत्र शासक के रूप में, और मराठा अधीन इन्होंने शासन किया है 1741 से लेकर 1745 तक। ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल इनका शासनकाल रहा है 1732 से लेकर 1745 तक। इसे समझते हैं। ध्यान दीजिएगा। यह आपका पकड़ना है भारत। यह है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। यह है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यह आपका पकड़ना है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा। रघुनाथ सिंह जिस समय कलचुरी वंश के शासक थे, यहां पकड़ना है, यह आपका है नागपुर। नागपुर में भोसला वंश अर्थात मराठा वंश का साम्राज्य था। नागपुर में भोसला मराठा वंश का साम्राज्य था।
भोसला मराठा वंश का साम्राज्य था। भोसला मराठा वंश का साम्राज्य था। नागपुर में भोसला मराठा वंश का साम्राज्य था। भोसला मराठा वंश के संस्थापक रहे हैं। भोसला मराठा वंश के संस्थापक रहे हैं रघुजी प्रथम या रघुजी भोसले प्रथम। रघुजी भोसले प्रथम। रघुजी भोसले प्रथम के सेनापति रहे हैं भास्कर पंत। रघुजी भोसले प्रथम के या इनका शॉर्ट नाम है रघुजी प्रथम। रघुजी प्रथम के सेनापति रहे हैं। रघुजी प्रथम के सेनापति रहे हैं भास्कर पंत। भास्कर पंत, ध्यान दीजिएगा। भोसला मराठा वंश के अंतिम शासक हुए हैं। अंतिम शासक हुए हैं रघुजी भोसले। रघुजी भोसले तृतीय या रघुजी तृतीय। रघुजी तृतीय, ध्यान दीजिएगा। जिस समय रतनपुर में शासक थे, यह पकड़ना है रतनपुर, यह पकड़ना है रतनपुर, छत्तीसगढ़ में रतनपुर। जिस समय यहां पर भोसला वंश के शासक थे रघुजी भोसला प्रथम या रघुजी प्रथम, इस समय रतनपुर में थे रघुनाथ सिंह। 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 रघुजी भोसला प्रथम या रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत छत्तीसगढ़ पर आक्रमण करते हैं। इनका आक्रमण होता है छत्तीसगढ़ में रतनपुर पर 1741 को। 1741 को रघुजी प्रथम ये रघुजी भोसला प्रथम के सेनापति भास्कर पंत उड़ीसा अभियान के दौरान रतनपुर पर आक्रमण करते हैं। और इस समय रतनपुर पर शासक रहते हैं, रतनपुर के शासक रहते हैं रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह भास्कर पंत अर्थात मराठा वंश की अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार से रघुनाथ सिंह का शासन रतनपुर से समाप्त हो जाता है और यहां पर प्रारंभ हो जाता है छत्तीसगढ़ के रतनपुर में 1741 से मराठा वंश का अप्रत्यक्ष शासन। लेकिन यहां पर रघुनाथ सिंह अब मराठा वंश के अधीनता में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से रघुनाथ सिंह का शासनकाल रहता है 1732 से 1741 और 1741 को रघुजी भोसला प्रथम या रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत का छत्तीसगढ़ में आक्रमण होता है और छत्तीसगढ़ में आक्रमण होता है। इस समय शासक रहते हैं रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह 1741 में भास्कर पंत अर्थात मराठा वंश की अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से अब इनका शासनकाल 1741 से 1745 तक मराठा वंश के अधीनता में रहेगा। तो इस प्रकार से कलचुरी वंश के रतनपुर कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक हुए हैं रघुनाथ सिंह। अंतिम स्वतंत्र शासक के रूप में इनका कार्यकाल रहा है 1732 से लेकर 1741 तक और मराठा अधीन इनका शासन रहा है 1741 से लेकर 1745 तक। तो 1741 में रघुजी भोसला प्रथम के सेनापति भास्कर पंत का आक्रमण होता है रतनपुर में। भास्कर पंत का आक्रमण, भास्कर पंत का आक्रमण रतनपुर में भास्कर पंत का आक्रमण होता है 1741 में। 1741 में रघुजी भोसला प्रथम या रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत उड़ीसा अभियान के दौरान अर्थात इनका मुख्य उद्देश्य है उड़ीसा
उड़ीसा अभियान, इनका मुख्य उद्देश्य है उड़ीसा अभियान, लेकिन बीच में पड़ रहा है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के रतनपुर पर आक्रमण किया जाएगा भास्कर पंत के द्वारा। 1741 में भास्कर पंत उड़ीसा अभियान के दौरान रतनपुर पर आक्रमण करते हैं और इस समय रतनपुर पर शासक है रघुनाथ सिंह। तो रघुनाथ सिंह 1741 में भास्कर पंत मराठा वंश की अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं, इसीलिए रघुनाथ सिंह कहलाएंगे कलचुरी वंश के, रतनपुर कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक 1732 से 1741। लेकिन 1741 से 1745 तक ये शासन करेंगे मराठा वंश के अधीन, मराठा वंश के अधीन इनका साम्राज्य रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखते हैं रघुनाथ सिंह जो कि रतनपुर के शासक है, मराठा वंश के सेनापति भास्कर पंत का 1741 में आक्रमण हुआ है। 1741 में रघुनाथ सिंह द्वारा मराठा वंश की अधिसत्ता को स्वीकार किया गया। अब भास्कर पंत रतनपुर में मराठा वंश के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हैं कल्याणगिरी गोसाई को। कल्याणगिरी गोसाई इन्हें नियुक्त किया जाता है रतनपुर में। यह है मराठा वंश के प्रतिनिधि, मराठा वंश के रतनपुर में मराठा वंश के प्रतिनिधि, रतनपुर में मराठा वंश के प्रतिनिधि, रतनपुर में मराठा वंश के प्रतिनिधि, मराठा वंश के प्रतिनिधि भास्कर पंत रतनपुर में नियुक्त करते हैं, रतनपुर में नियुक्त करते हैं कल्याणगिरी गोसाई को। यह है रतनपुर में मराठा वंश के प्रतिनिधि। ध्यान दीजिएगा, स्टोरी में थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत उड़ीसा अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ के रतनपुर पर आक्रमण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस बात के लिए इन्हें निमंत्रित किए थे, भास्कर पंत को इस बात के लिए निमंत्रित किया था मीर हबीब ने। मीर हबीब इस बात के लिए रतनपुर पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया गया था मीर हबीब के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, मीर हबीब ने रघुजी भोसला प्रथम को आमंत्रित किया था कि आप उड़ीसा अभियान के दौरान रतनपुर पर आक्रमण कीजिए। और रघुजी भोसला प्रथम ने मीर हबीब की बात को स्वीकार किया और मीर हबीब के कहने पर ही अब 1741 में, और रतनपुर के इस समय शासक है रघुनाथ सिंह। तो रघुनाथ सिंह मराठा वंश, भोसला वंश की अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं, इसलिए स्वतंत्र शासक के रूप में इनका शासनकाल रहा है 1732 से 1741 तक। मराठा वंश के अधीन इनका शासन रहा है 1741 से 1745 तक रघुनाथ सिंह जी का। ध्यान दीजिएगा, रघुनाथ सिंह इस प्रकार से कहलाएंगे कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से रघुनाथ सिंह कहलाएंगे कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक। रघुनाथ सिंह कहलाएंगे कलचुरी वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक, अंतिम स्वतंत्र शासक। और अंतिम स्वतंत्र शासक के रूप में इनका शासनकाल रहा है 1732 से लेकर 1741 तक। मराठा वंश के अधीन प्रथम शासक रघुनाथ सिंह है, मराठा वंश के अधीन प्रथम शासक। और इनका शासनकाल मराठा वंश के अधीन रहेगा 1741 से लेकर 1745 तक, 1741 से लेकर 1745 तक। रघुनाथ सिंह के बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं मराठा वंश के अधीन
कलचुरी वंश के अगले शासक बनते हैं मोहन सिंह। रघुनाथ सिंह के बाद अगले शासक है मोहन सिंह, और मोहन सिंह का शासनकाल है 1745 से लेकर 1758 तक। समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से मराठा वंश के अंतर्गत अगले शासक बनते हैं मोहन सिंह। इनका शासनकाल रहा है 1745 से लेकर 1758 तक। 1758 में भोसला मराठा वंश के शासक बिंबाजी भोसला स्वयं छत्तीसगढ़ आकर शासन प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से मोहन सिंह के द्वारा सत्ता का कार्यभार पूर्णतः सौंपा जाता है मराठा वंश के शासक बिंबाजी भोसला को। ध्यान दीजिएगा, मोहन सिंह के द्वारा 1758 को सत्ता दिया जाता है बिंबाजी भोसला को। मोहन सिंह द्वारा, या हम कह सकते हैं मराठा वंश के शासक, मराठा वंश के शासक बिंबाजी भोसला या बिंबाजी भोसले द्वारा मोहन सिंह से सत्ता प्रत्यक्ष रूप में लेकर छत्तीसगढ़ में मराठा वंश का प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 1758 में बिंबाजी भोसला स्वयं छत्तीसगढ़ आते हैं और छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन का प्रारंभ करते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन का प्रारंभ करते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन का प्रारंभ करते हैं और बिंबाजी भोसले का शासनकाल रहता है, बिंबाजी भोसले का शासनकाल रहता है 1758 से लेकर 1787 तक, जब तक कि उनकी मृत्यु ना हो जाए। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन का कार्यकाल है 1758 से लेकर 1787 तक। प्रत्यक्ष शासन संभालते हैं स्वयं बिंबाजी भोसले। तो इस प्रकार से कलचुरी वंश की पूर्णतः समाप्ति हो जाती है। तो मोहन सिंह कहलाएंगे, तो इस प्रकार से मोहन सिंह कहलाएंगे अंतिम कलचुरी वंश के अंतिम शासक। कलचुरी वंश के अंतिम शासक इसलिए कहलाएंगे कलचुरी वंश के अंतिम शासक मोहन सिंह। तो मोहन सिंह कहलाएंगे कलचुरी वंश के अंतिम शासक। मोहन सिंह कहलाएंगे कलचुरी वंश के अंतिम शासक। रघुनाथ सिंह के बाद मराठा वंश के अधीन अगले शासक बनते हैं मोहन सिंह। इनका कार्यकाल है 1745 से लेकर 1758। लेकिन 1758 को मराठा वंश के शासक बिंबाजी भोसला स्वयं छत्तीसगढ़ आते हैं और मोहन सिंह से सत्ता की कार्यभार वापस लेते हैं। तो इस प्रकार से 1758 से लेकर 1787 तक छत्तीसगढ़ में मराठे वंश का प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ होता है और शासक होते हैं रतनपुर से बिंबाजी भोसले। तो इस प्रकार से अब रतनपुर के अगले शासक बनते हैं स्वयं बिंबाजी भोसले और अंततः कलचुरी वंश का छत्तीसगढ़ में पूर्णतः समापन हो जाता है। हालांकि कलचुरी वंश का समापन 1741 में ही हो चुका है, क्योंकि 1741 को रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत का रतनपुर पर आक्रमण होता है और रघुनाथ
सिंह 1741 में मराठा वंश की अधिसत्ता को स्वीकार करते हैं, अर्थात कलचुरी वंश का समापन माना जाएगा 1741 को, क्योंकि अब रघुनाथ सिंह कहीं ना कहीं मराठा वंश के अधीनता को स्वीकार कर उनके अधीन अपना शासन चलाते हैं। तो इस प्रकार से कलचुरी वंश का समापन होता है 1741 में। चूंकि कलचुरी वंश ने 1000 ईस्वी से लेकर 1741 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में अपना शासन चलाया है, इनका शासन काल रहा है, अर्थात 741 वर्षों तक इन्होंने शासन चलाया है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला साम्राज्य रहा है रतनपुर कलचुरी वंश या छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश 741 वर्षों तक। और इसके बाद 1758 को बिंबाजी भोसले स्वयं छत्तीसगढ़ आते हैं और मोहन सिंह से सत्ता वापस लेकर छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा साम्राज्य की स्थापना करते हैं, शासन की स्थापना करते हैं। बिंबाजी भोसले का शासन काल रहा है 1758 से लेकर 1787 तक, और इस कालक्रम को कहा जाता है छत्तीसगढ़ में मराठों का प्रत्यक्ष शासन। तो मोहन सिंह कहलाएंगे कलचुरी वंश के अंतिम शासक।